सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को। तो बच्चों, यहाँ पर हम उर्दू का सबक नंबर 4 सिया रोशनी का आज लेसन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको पढ़ के इसका पूरा मुताला करेंगे और इसके सभी मानों को भी समझ के लेंगे। तो चलते हैं, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज ये सबक 4 हम पढ़ेंगे, सिया रोशनी। तो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, इस सबक में ये परवीन शेर जिनके बारे में ये एक सफ़रनामा है। तो पहली बात, सफ़र को वसीले ज़फ़र भी कहा गया है, यानी उससे फ़तेह कामरानी हासिल होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दिगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो वो मुख्तलिफ इलाकों, लोगों और ज़ुबानों से वाक़फ़ियत हासिल करता है। आबो हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीके और तहजीब व तमद्दुन के फ़र्क को देखकर उसकी फ़िक्र व नज़र में कशादगी पैदा होती है। सफ़रनामा नसरी अदब की एक सिन्फ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और इसके तजुर्बात व मुशाहिदात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी राय अगर दूं तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी सफ़रनामे लिखे हुए, आप किसी के भी लिखे हुए सफ़रनामे अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अगर कहीं खा पी रहा है तो उस खाने का टेस्ट भी हम महसूस कर सकते हैं। वो कहीं घूम रहा है, वो कुछ खरीद रहा है, वो कुछ चख रहा है, तो हम उस सब का जायका उसके साथ साथ महसूस करते हैं। यही सफ़रनामे की खूबी होती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं जान पहचान। परवीन शेर पटना की एक इल्मी घराने में पैदा हुई। पटना कहाँ है? बिहार में। तो आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। उन्होंने उसी मुल्क की शहरियत हासिल कर ली और फिलहाल वहीं मुकीम है। यानी अब उन्होंने वहाँ की शहरियत यानी रहने की जो है वो उन्हें हक मिल चुका है और अब वो वहीं मुकीम है, यानी वहीं रहती हैं। शायरी के अलावा परवीन शेर ने मसूरी, यानी मसूरी क्या होती है? ये पेंटिंग करना होता है, तो वो भी खूब नाम उसमें भी उन्होंने कमाया। उन्हें इस फ़न में बैनुल अक़वामी सतह की कई इनामात मिल चुके हैं और उन्हें मौसीकी यानी म्यूज़िक वगैरह जो होती है उसमें सियाहत से भी खासा लगाव रहा है, तो वो भी उन्हें पसंद है। इस इनका सफ़रनामा चंद सीपियाँ समंदरों से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में शाये हुआ है। किरचियाँ, निहाले दिल पर साहब जैसे और चेहरे गुल धुआं धुआं सा उनके शेरी मजमूए हैं। ये सब उन्होंने उनके इजाफ़ हैं जो इन्होंने लिखे हैं। तो चलिए अब इनके सफ़रनामे की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है तैयारा। तैयारा यानी एरोप्लेन। तो इन्होंने शुरू किया कि तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। आहनी पर क्या होते हैं? लोहे के। ठीक है। अब रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फिजाओं में परवाज करने लगा। अब यहाँ पे रनवे एक ऐसा रास्ता जिससे प्लेन जो है तेजी से चलता है बिना किसी रुकावट के, और जुस्त लगाना यानी छलांग लगाकर। तो यहाँ पर फिर जुमला मैं पढ़ देती हूँ। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फिजाओं में परवाज करने लगा। एक लंबी छलांग लगाकर वो फिजाओं में परवाज करने लगा। ऊपर और ऊपर जमीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी जमीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो जमीन जिस पर इंसानी वजूद एक जर्रा है, वही वो खुद जर्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नरम सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर जमीन लापता हो गई थी, जिससे दूर ये एक नया जहां था। ये खिलाओं का जहां था। पुरस्रार, पुरस्रार क्या होता है? ताज्जुब से खामोश आवाजों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। जमीन से दूर उस नए जहां में आकर दिल की अजीब कैफियत थी। कैफियत यानी हालत।
जिसका कोई नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक तिफलाना ख्वाहिश थी। तिफलाना ख्वाहिश क्या होती है? बचकानी, यानी बच्चों जैसा खिड़की से बादलों के आगोश में कूद जाने की। ये क्या होता है कि जब जहाज में बैठते हैं और विंडो के बाहर जब हम देखते हैं तो बादलों का जो मंजर होता है वो बिल्कुल लगता है कि कोई कापूस यानी रुई का बिस्तर लगा हुआ है। तो ऐसा लगता है इस पे अगर कूदा जाए तो ये नरम मुलायम हमें ऊपर नीचे ये कूदाएगा, ऐसा एहसास होता है। तो ये बचकानी हरकत यहाँ पर इनके भी जहन में हो रही थी। आज तैयारे में उड़ रही थी और वो जमीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीर में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियां किताबों में पढ़ी थी उसने, जहाँ का माजी अबरतनाक था। अबरतनाक मतलब सबक आमूज, जिससे कुछ सीखा जा सके, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुंह छिपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। बर्बरियत यानी जुल्म सितम। परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी और डूब रही थी, उभर रही थी। जोहान्सबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीके हयात यानी उनके शौहर, वारिस और बेटे, ये देखिए उनके शौहर का ये नाम है, ये उनका बेटा सरफराज की आंखें नींद में डूबी हुई थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी, यानी नींद लगने एकदम जैसे हालत थे। जब उसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था, जमीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चींटियां बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही थी और छोटी छोटी डब्बियां आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। क्या उनको मंजर नजर आया? जब वो तैयारे से देख रही थी तो लकीरों पर रेंगती चींटियां जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको लग रही थी, लेकिन अब ये जब नीचे जहाज आ गया है तब यही चींटियां उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती नजर आ रही और छोटी छोटी जो डिब्बियां ऊपर से उन्हें बिल्डिंग नजर आ रही थी वो अब यहाँ पर नीचे उतरते उतरते आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। तो जमीन का सीना फैलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो उस सरजमी पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के जर्रे जर्रे में माजी के दुख भरी कहानियां हैं। वो सरजमी जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। तैयारे ने जमीन को छू लिया था, यानी वो नीचे मतलब रनवे पे आ चुका था। सुबह का सूरज अपनी नरम सुनहरी किरणों की चादर जोहान्सबर्ग में फैलाए हुए था। आज परवीन के कदम इस सरजमी पर थे जहां कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी और वो ख्यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मिनहनी, ये मिनहनी यानी क्या है? एक मतलब कमज़ोर सा कोई होता है, जैसे कि दुबला पतला कमज़ोर सा आदमी। तो मनहनी का यहाँ पे मतलब है कमजोर और दुबला पतला सा आदमी, एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था लहराता नजर आया। फराज उसकी तरफ बढ़ा। फराज यानी उनका जो बेटा था वो उस तरफ बढ़ा। उस शख्स ने कुछ आमदीद कहकर अपना तारुफ कराया। वो नरम गुफ्तार खुश मिजाज शख्स कैनिन था। उनका नाम कैनिन था। परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर। अब ये क्या हुआ, ये ग्रुप को जो एक हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं ना तो हम एक गाइड कर लेते हैं ताकि हमें हर चीज कोई बताने वाला रहे, सही राह दिखाने वाला रहे, उसे ये रहबर तो यहाँ लिखा है लेकिन इसे गाइड आप समझिए। सीधा साधा नेक और नरम दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर मुसल्लत रहता है, यानी मुसल्लत रहना यानी इस ना हावी रहता है। तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ा कि मुसल्लत रहता है, लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ उनकी अक्सरियत होती है, मतलब इतना खौफ खाते हैं। लेकिन अब उसे इस खौफ पर हंसी आ रही थी। कैनिन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जम गफीर। अब जम गफीर क्या है? यहाँ पे बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम झुंड में ये काले लोग यहाँ पर इनको दिखाई दे रहे थे। इनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं, एक जैसे, एक बराबर है। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है।
कैनिन के साथ उसके ग्रुप के 11 सैयाह वैन में बैठ गए थे। कैनिन के वैन में जो थे वो इनके साथ 11 लोग और भी थे जो घूमने के लिए आए हुए थे, वहाँ पे सैयाह थे और उन्होंने सबने ग्रुप के साथ वैन में बैठ गए। वैन जोहानबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल वंडर्स की तरफ। कैनिन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज में आवाज आवाजें वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था कि जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल जो 1895 में तामीर हुआ था। ये बता रहा है कि जैसे हम जब घूमने निकलते हैं तो जो हमारे गाइड होते हैं वो अपनी माइक पे हमें बताते रहते हैं कि देखो आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए, ये पुराना सा एक स्कूल है जो साउथ अफ्रीका का है और ये स्कूल जो है यहाँ का सबसे पुराना है जो 1895 में तामीर हुआ। और बता रहा है कि नेल्सन मंडेला, यहाँ पे देखें कि दोनों मकानात यही हैं। तो वो स्कूल के आसपास ही जो है नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात के बारे में भी बता रहा है। अब नेल्सन मंडेला कौन है? तो बच्चों आपको मैं नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ खास बात बता दूं कि ये बाबाए कौम कहा जाता है उनको। साउथ अफ्रीका में जिस तरह हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसी तरह जनूबी अफ्रीका के 90% आबादी सयाह फार्म कबायली नस्लों पर मुश्तमिल है। लेकिन इस कसीर आबादी पर 10% गोरे अंग्रेज हुकूमत करते थे। वो सियाह फार्म आबादी पर जुल्म सितम करते थे और उनके साथ नस्ली इम्तियाज बरतते थे। सियाह फार्मों को बराबरी का दर्जा मतलब दर्जा दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई और सारी उम्र जनूबी अफ्रीका की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। जैसे हमारे मुल्क में कई मर्द मुजाहिद गुजरे हैं, जैसे गांधी जी, मौलाना आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान वगैरह। तो जैसे इनको नेल्सन मंडेला को भारत ने एक एजाज से भी नवाजा है जो भारत रत्न नाम का है, जो 1990 में उन्हें भारत रत्न के नाम से दिया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको इनके बारे में मालूमात दे दी। आपने हो सकता है इनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर इनके 2 मकानात थे, वो भी उसने दिखाया। वैन में बैठे हुए सैयाह कैनिन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रिसन ने लगाया था। यानी जो जोहानबर्ग में सोने की कान का पता, यानी सोना जहाँ पे पहाड़ में मिला, उसका पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रिसन ने लगाया था। तो साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनिन बोलता जा रहा था, ये सब जो है कैनिन बोलता जा रहा था और ये सब इसे सुन रहे थे। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी, मकई के खेत के रंगों से सरवर हासिल कर रही थी। यानी उसने इतनी खुशी उसे लग रही थी मकई के खेत देख देख कर, और कैनिन की आवाज़ से इल्म की मोती चुन रही थी। यानी वो जो बोल रहा था उसे वो मोतियों की तरह उसे वो चुन रही थी। स्वेटों की सड़कों पर सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। स्वेटो जो है ये एक साउथ जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ये स्वेटर जो है एक ऐसी जगह बता रहा है जहाँ पे ये लोग घूमने जा गए हैं, उसी की सैर के लिए निकले हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये लोग स्वेटो की एक जगह है जो साउथ अफ्रीका से के करीब है और वो थोड़ा देहात की साइड में आ जाता है। तो वहाँ की ये लोग सैर को निकले हैं। तो यहाँ पर हम अभी स्वेटो की बात कर रहे थे। जो सड़कों पर सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। मुजस्सिमे और कराफ्ट मसूरी और रंगीन पोशाक, यानी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिक रही थी। मुजस्सिमे यानी जैसे मिट्टी के या पत्थरों के पुतले वगैरह, और क्राफ्ट यानी पेपर वर्क थे, जैसे चटाइयों के काम ऐसे भी सब मिल रहे थे। मसूरी यानी कि रंगीन कपड़े, और मसूरी यानी जो
रंगीन ऐसा ड्राइंग वगैरह होती हैं, वो सब यहाँ पर मिल रहे थे। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह के अशिया बराए फरोख्त मौजूद थी। जैसे हमारे भारत में भी आप देखते हैं जमीन पर चटाई या ऐसे ही कुछ चादर वगैरह बिछा के भी लोग बेचते हैं अपने सामानों को, बिल्कुल वैसा वहां भी था। लोग मोल तोल भी कर रहे थे, यानी उसका भाव भी कर रहे थे। ये देखिए, परवीन इस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपनी बिका बिका यानी अपनी इज्जत और जरूरत के लिए कीमत कम करनी ही थी, यानी उसको भाव ताव करना ही था। वैन का ड्राइवर योपा था। वैन का जो ड्राइवर था उसका नाम योपा था। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल यानी एक गरीब इलाके में रोक दी। उसने वैन कहाँ रोकी? मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी, एकदम गरीबी हाल वाले इलाके में रोकी। सब सैयाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं गड्ढों में जमा हुआ पानी, नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाजों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ लोग, जिन्हें जिंदगी की दौड़ से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाढ़, और हर घर पर टीन की छत, यानी वहां पे तार जो थे वो इतनी बेतरतीबी से लपटे उपटे से नहीं, बहुत सारे एक ही जगह पड़े होते हैं जिनमें जंग भी लग जाती है, और वो इसी तरह से बिना तरतीब के लटके हुए थे। और सब घरों के जो छत थी वो टीन की थी। तो ये इलाका जॉन्सबर्ग से 20 मील दूर है। जो ये अभी आपको मैंने बताया कि ये जो नाम था इस जगह का, स्वेटो, वो 20 मील दूर है जॉन्सबर्ग से। जहाँ पे ये लोग उतरे हैं वो जॉन्सबर्ग है, जहाँ पे होटल है उनका। लेकिन ये लोग घूमने कहाँ आए हैं? 20 मील दूर स्वेटो, एक जगह जिसे ये देहात के जैसा ही है, उसे स्वेटो कहते हैं। अपार्थाइड, अब यहाँ पे अपार्थाइड यानी ये जो नस्ली यहाँ पे जो रखा गया था, नस्ली भेदभाव जब इन लोग के साथ हुआ, तो उसको अंग्रेजी में अपार्थाइड या अपार्थिड आप पढ़ सकते हैं। किसके दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। जब मतलब गोरे ने कहा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो इनको वहां से हटाकर ये जगह दी गई स्वेटो, जहाँ पर ये पूरे के पूरे आके बस गए। और ये नस्ली जो यहाँ पे भेदभाव किया गया उसे आज भी अपार्थाइड के दौरान मतलब भेजा गया, उस वक्त ये अपार्थाइड कहते हैं, जिसमें इनको अलग किया गया। तो स्वेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दरकार गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी, और वो सोच रही थी कि सियाहत सिर्फ जमालियाती ज़ोक यानी खूबसूरती देखने के लिए ही तस्कीन नहीं है। मतलब क्या कह रही थी कि जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो मोस्टली क्या देखने जाते हैं? खूबसूरती देखने जाते हैं, अलग अलग जगहों की ऐसी खूबसूरती जो कि हम आके दूसरी जगह बयान करें। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वहाँ की बदसूरती की आगाही का नाम भी है, यानी वहाँ की कुछ कमियां बुराइयां और बदसूरती भी होती है ना, तो वो भी देखना एक जैसे कहते हैं ना कि घूमने में शामिल होना चाहिए। तो ये बहुत कम लोग करते हैं, वो सिर्फ अच्छी चीजें ही लोग ज्यादातर देखते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब खानदान की खस्ताहाल 2 कमरे के मकान को भी देखा। खस्ताहाल यानी एकदम बुरा हाल जिसका होता है, जिसके दर दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमजोर सतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। सतून यानी जो 4 सतून होते हैं जिस पर वो घर टिका होता है, उस सतूनों की बात हो रही है यहाँ पर। एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाए यानी पड़ोसी भी इस्तेमाल कर रहे थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाप का था और नीम रोशन, जिसमें आधी रोशनी, नीम यानी आधा रोशनी, छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज। इस कमरे के कोने में बोसीदा कुर्सी, बोसीदा यानी बस एकदम टूटने के कगार पर थी, और एक नौउम्र लड़की जिस पर बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे।
इसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थी। लड़की की नौ उम्र खून में गम व गुस्से की लहरें नजर आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वो लड़की के करीब चली गई और सवाल किया कि क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन, यानी यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे। शायद इस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद और अपने खानदान और अपने घर के नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सियाहों के लिए इनकी खस्ता हाली, इनकी बेबसी एक तफरी बन गई थी। दस्तूर ये था कि सैयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत यानी पैसे वगैरह की ज़रूरत पूरी कर देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब हो जाता। तो जैसे हमने अभी कहा कि हम जब घूमने जाते हैं तो अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं, खूबसूरत खूबसूरत जगह घूमते हैं और साफ़ सुथरी जगह पे घूमते हैं। तो यहाँ पे जो घुमाने का, जो सयाहों को ये लोग खास करके ऐसे घर को दिखाते थे कि लोगों का हाल आप देखिए, ये कितने ज़रूरतमंद है, कितने पशिमान है, कितनी ज़रूरतमंद है। तो सयाह क्या करते थे, इन्हें थोड़ा सा पैसा देते हुए और निकल जाते थे। जाहिर सी बात है कि कोई इनके वक्त को तो नहीं बदल सकता है ना। तो तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों को की कठिन जिंदगी की तफरी नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे, कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी कि जिसे जिस देखे और चलो कुछ पैसे दो और निकलो। मगर जिंदगी की ये तजाद की जिद है। इस तजाद यानी तो इसकी ये जिद है कि परवीन के लिए ये एक मुअम्मा था, यानी एक जिसका हल नहीं किया जा सकता था। ऐसी मतलब एक पहेली बोलते हैं ना, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। ये माहौल को जो सयाह हैं वो खड़े खड़े तो बदल नहीं सकते ना। ये एक मुअम्मा है, जैसे ये पहेली है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी वक्त आएगा जब होगा तो हो सकता है, अल्लाह की मर्जी। सब सयाह इस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद उन लोगों के लिए ये लोग अजूबा थे। अजीब से लग रहे थे उन लोग को ये लोग, कि एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आ गया, यानी परवीन के जो बेटे था वो फराज के करीब आ गया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था, कामकाज के बारे में पूछ रहा था। कुछ जहन की पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया था। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। कैनिन से इजाज़त लेकर, देखिए, जिसके साथ जो सयाह घूमते फिरते हैं वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उन्हें पहले गाइड से इजाज़त लेनी होती है। तो कैनिन से इजाज़त लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। वो बारी बारी उनमें से ये सौगात बांट रही थी, सौगात यानी तोहफे वगैरह जो थे वो बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चलाया इसके इर्द गिर्द, जैसे वो इनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई, यानी आंखों में उसके आंसू आ गई। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्कुट खरीद कर दे रहा था। वो इनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फक्र के साथ देख रहे थे। वारिस यानी जो फराज के अब्बू थे, वो उसे फराज को बहुत ही फक्र के नज़रिए से देख रहे थे। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और वो उसकी पलकें भीगी हुई थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे सबक का जो हमने मुताला करना था वो हो गया और हमने इसके मानी भी आपको बीच बीच में समझाए हैं। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया। तो इसका सवाल का जवाब हम दूसरे पार्ट में देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हम ये पहला पार्ट पूरा कर चुके हैं, मुकम्मल हो चुका है और अब हम मिलेंगे हमारे दूसरे पार्ट में, जो लेसन के सवाल और जवाब का साथ होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू।